तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर का टॉपिक 1 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 वाज टू चेक फॉर सॉल्यूशन। मैंने आपको समझाया था, उसमें टॉपिक्स का एक छोटा छोटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि टू चेक फॉर सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगी और उन वर्ड प्रॉब्लम से, उन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा उनको, और उसके बाद उन इक्वेशंस का आपको ग्राफ बनाना होगा या फिर उनका हमें सॉल्व करना होगा एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1। ध्यान से देखें सभी बच्चे एक बार बोर्ड पे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 था हमारा। टॉपिक 1 हमने जो लिया है आज, दैट इज टू चेक फॉर सॉल्यूशंस। टू चेक फॉर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टू चेक फॉर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत सारी होती हैं। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थाउजेंड्स होती हैं, और वो थाउजेंड्स जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाना पॉसिबल है, या किस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते, ये हमें पता लगता है टू चेक फॉर सॉल्यूशन से। मतलब देखें एक बार ध्यान से, आपको एक इक्वेशन देखें आप, जैसे यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप देखें इसको ध्यान से। जी हाँ, ये इक्वेशन है 3x + 2y = 6, 6x - 3y = 5। हमारा मेन पर्पस क्या होता है? मैंने आपको बताया था हमारा मेन पर्पस होता है इस ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस के पेयर में x और y जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इनकी वैल्यूज फाइंड करना। इनकी वैल्यूज, कैसी वैल्यूज फाइंड करना जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। दोनों के लिए सेम वैल्यूज होनी चाहिए, जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो और सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो। तो ये इस चैप्टर का मेन पर्पस है। और जितने भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास इस तरह के होंगे, उन सारी पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए क्या ऐसी वैल्यूज फाइंड कर पाना पॉसिबल है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पॉसिबल है भी और नहीं भी। यही पता करने के लिए हम टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं बच्चे। टॉपिक 1 है टू चेक फॉर सॉल्यूशन। ये पता करना कि जो इस तरह की पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, उनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं, उन्हें फाइंड किया जा सकता है या नहीं, ये हम सीखेंगे टॉपिक 1 में। तो एक बार ध्यान से देखें सभी बच्चे बोर्ड पे। मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, उसको देखें। टू चेक फॉर सॉल्यूशंस में लिखा है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। 3 तरह के सॉल्यूशंस मतलब जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, इस तरह की पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं, उन पेयर ऑफ इक्वेशंस के 3 तरह के सॉल्यूशन है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका नाम वन सॉल्यूशन भी लिखा गया है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब देखें, ये देखें इधर ध्यान से, ये एक इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, इन दोनों में x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की और फाइंड कर ली हमने एक एक वैल्यूज, और दूसरी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर पा रहे। मतलब एक एक वैल्यूज x की और एक वैल्यू y की आ गई, जो यहां सेटिस्फाई कर रही है और यहां भी सेटिस्फाई कर रही है। बट हम दूसरी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, क्या x और y के अलावा कोई और वैल्यूज। एक मान लेते हैं x की वैल्यू हम सपोज दैट 2 है और y की वैल्यू 1 है। सपोज दैट दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और यही वैल्यू सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रही है। बट इसके अलावा हम अगर वैल्यूज ढूंढ रहे हैं तो हमें नहीं मिल रही है। ये सिखाता है हमें यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप देख रहे हैं बेटा, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास होगा, उसमें x और y की एक एक ही वैल्यूज
फाइंड कर पाएंगे, एक एक ही वैल्यूज पॉसिबल हो पाएंगी, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ये हमें उन वैल्यूज को फाइंड करने से पहले ही पता लग जाता है यूजिंग a1 a2 b1 b2। ध्यान से देखें बोर्ड पे जरा आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कंडीशन लिखी हुई है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए या वन सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है दैट इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का मतलब क्या है कि जो a1 और a2 है, आपको मैं याद दिलाऊं, जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन होता है बेटा वो इस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था आपको ये c1 और c2 इक्वल के इधर भी होते हैं और उधर भी गिवन होते हैं। तो आप ध्यान से देखें इसको, हम चेक करेंगे ये a1 और a2 को यहां रखेंगे, फिर नॉट इक्वल्स टू देखेंगे क्या b1 b2 क्या आ रहा है हमारे पास, b1 और b2 की जो वैल्यूज होंगी उनको भी देखेंगे फाइंड करके। अगर ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल आती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब जैसे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बताई, उसी तरह से नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, वन सॉल्यूशन। हम पहले ही इन कंडीशंस को अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे सामने है, चाहे वो इस तरह की इक्वेशन हो या कोई और इक्वेशन हो, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। a1 b1 c1 आपको फर्स्ट इक्वेशन में मिलते हैं बेटा, देखो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन में, तो उनको इस तरह से हमें अपॉन में रख के देखना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं और c1 c2 इक्वल नहीं आता तो नो सॉल्यूशन होता है। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, देखिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, कब हमें पता लगेगा कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो सेटिस्फाई करें इन कंडीशंस को। तो वो तब होगा जब तीनों इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं और चौथा टाइप बच्चे इसमें बनेगा भी नहीं, क्योंकि या तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होगा, और अगर ये कंडीशन फेल करती है, और ये फेल तब करेगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये फेल करती है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 होगा, तो c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होगा, और अगर ये भी फेल करती है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2। आप अगर लॉजिकली भी सोचना चाहें तो देखें, या तो ये कंडीशन पास करेगी, अगर ये फेल होगी, और ये फेल कब होगी, जब ये दोनों इक्वल आएंगे। जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो फेल होगी। अब जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो या तो ये कंडीशन पास करेगी या ये कंडीशन पास करेगी। अब अगर थर्ड, अब ये दोनों कंडीशंस पास करने का मतलब अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरे पे डिपेंड करेगा कि अगर वो इक्वल है तो नो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी अगर वो नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन आएगा, और अगर वो इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं। मैंने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, एक बार देखें ध्यान से और बेटरली क्लियर होगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 6x माइनस 3y इक्वल टू 5। आपको चेक करना है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखें, आपने a1 अपॉन a2 लिया पहले, और a1 अपॉन a2 आपने देखा। अगर आप ऐसे क्लियर कंफ्यूज होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास और b1 का वैल्यू क्या है। देखें a1 हमारे पास है 3, b1 हमारे पास है 2 और c1 हमारे पास है 6। उसको इसे इधर भी ला सकते हैं तो -6 हो जाएगा। इसी तरह से a2 हमारे पास है 6, b2 हमारे पास -3 और c2 हम लेंगे 5। और अगर आप इस c2 को 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस। अगर आप इस 6 को इधर लेके आ रहे हैं बेटा तो 5 को भी लाना पड़ेगा, और अगर दोनों को उस तरफ रख रहे हैं तो उधर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। देखें ध्यान से, अब a1 अपॉन a2 फाइंड किया हमने, तो a1 अपॉन a2 में आया 3 अपॉन 6, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 अपॉन 6, और इसको हमने डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये डिवाइड हो गया 1/2 टाइम। इसके बाद आप b1 अपॉन b2 ये क्लियर हो गया आपको कि ये 1/2 आ गया a1 अपॉन a2। फिर आप b1 अपॉन b2 की तरफ जाते हैं। b1 अपॉन b2 आपने देखा 2 अपॉन -3 और 2 अपॉन -3 और
लीस्ट नहीं हो सकता, कटता नहीं है, इसलिए b1 अपॉन b2 यही रहेगा। अब हमें c1 अपॉन c2 निकालना है, c1 अपॉन c2 फाइंड करना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 पे। आप देख रहे हैं ये दोनों नॉट इक्वल हैं, और जब ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो हमें c1 अपॉन c2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि ऊपर देखें आप, a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वी डोंट नीड c1 अपॉन c2। तो ये नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और वही हमने लिखा है, बिकॉज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब देखें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर the pair of equation has unique solution और consistent। बेटा ये consistent, आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है, बट कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? देखो, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? कंसिस्टेंट। और जो नो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। और इनको इन नामों से भी जाना जाता है, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन को डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट बोला जाता है। डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। ये भी इनके नाम है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, या फिर ये भी पूछा जा सकता है आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से आपको रिप्लाई करना होगा। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो उस तरह से, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो उस तरीके से रिप्लाई करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसका यूनिक सॉल्यूशन आया। इसके साथ साथ बोर्ड पे देखें, हमने एक और क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखें। 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 5, 4x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 10। अब इसको हम चेक कर रहे हैं। हमने a1 अपॉन a2 फाइंड किया सबसे पहले। a1 अपॉन a2 देखें सभी, और a1 अपॉन a2 है बेटा 2 अपॉन 4, और ये डिवाइड हो गया और लीस्ट आ गया तो 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा इससे। और इसके बाद b1 अपॉन b2 हमने फाइंड किया, तो b1 अपॉन b2 देखो क्या आया हमारे पास, माइनस 6 अपॉन माइनस 12। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ y होता है b1 पहली इक्वेशन में, और कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड इक्वेशन में b2 होता है, तो माइनस 6 अपॉन माइनस 12, ये भी कट गया, ये भी 1/2 आ गया। और आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आ गए हैं। अगर नॉट इक्वल होते तो यहीं पे कंडीशन ओवर हो जाती है, हम लिख देते यूनिक सॉल्यूशन है, बट इक्वल आ गए तो हमें तीसरे के पास जाना पड़ेगा, c1 अपॉन c2 के पास जाना पड़ेगा, और वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो हमने देखा c1 अपॉन c2 5 अपॉन माइनस 10, दोनों को उस तरफ रखा है हमने, तो साइन चेंज वही रहेंगे जो उनके हैं, 5 अपॉन माइनस 10, और ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2। आप देख रहे हैं कि इन तीनों कंडीशंस में ये डिवाइड हुआ, 1 अपॉन 2 आया प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपने देखा 5 अपॉन माइनस 10 है, तो ये भी डिवाइड होके 1 अपॉन 2 आ गया, लेकिन माइनस रहेगा यहाँ पर। आप देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं, बट तीसरा माइनस होने की वजह से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दोनों इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो आपको, ठीक है। तो ये आप क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। और इसी तरह से अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, उसे आप कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक 1 पे जो आपके चेक फॉर सॉल्यूशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे 2, और इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी में जो आप इन्हीं के बेस पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखें सभी बच्चे आप इन क्वेश्चंस को। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन। जो ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं बेटा आप यहाँ पर 2x प्लस ky इक्वल टू 6, 4x माइनस 6y इक्वल टू 7, इसमें आप k देख रहे हैं
तो k का ऐसा वैल्यू बताना है आपको जिससे कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन तो तब होता है ना जब ये दोनों a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल होते हैं। अब ये नॉट इक्वल हो, अब आप सोचिए जरा लॉजिक, इसको हम मेथड से बाद में करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि k का ऐसा वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों नॉट इक्वल है। सोचें अगर यहाँ 2/4 है तो ये 1/2 हो गया। और ये क्वेश्चन कहता है हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, और यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो इसका मतलब ये तो 1/2 आएगा, 2/4 को 1/2 करेंगे कट जाएगा, तो ये k/6 है ये 1/2 नहीं होना चाहिए। तो पहले ये सोचो आप कि k का वैल्यू क्या रखें कि वो 1/2 हो जाए। हम अगर k का वैल्यू -3 रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं -3, तो सोचिए यहाँ पे -3 होगा अगर, तो -3/6 कट के वो भी 1/2 हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि k का वैल्यू अगर यहाँ सॉरी ऐसा होना चाहिए कि नॉट इक्वल हो, और अगर हम यहाँ पर -3 रख रहे हैं तो ये 1/2 हो जा रहा है, और ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। बट वी वांट यूनिक सॉल्यूशन, तो -3 को छोड़ दो, यहां पर आप -3 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि -3 रख रहे हैं आप तो 1/2 आ जा रहा है ये, और ये भी 1/2 है। और यूनिक सॉल्यूशन कहता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए नहीं बोलते, नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। तो ये 1/2 है, तो यहाँ पे कुछ और चाहिए हमें, 1/2 नहीं चाहिए, तो -3 रख के 1/2 आता है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे 2/4 है और यहाँ पर अगर मैं k/6 की जगह -3/6 रख दूं तो ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा, और ये कहेगा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फेल हो गई। बट हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम -3 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। जी हाँ, तो आप देखें यहाँ पर, तो आपका आंसर सिंपल सा क्या होगा कि k का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -3। लेकिन हर चीज को फाइंड करने का एक मेथड होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, जो प्रोसेस में यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे आप, 2x + ky = 6, 4x - 6y = 7। आपने समझ लिया कि k का वैल्यू -3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, बाकी उससे ये इक्वल नहीं आएंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखें करना कैसे है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इसका अभी समझाता हूं इसके बारे में। फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिख के आपको कंडीशन लिखनी है यहाँ पर, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जिस भी सॉल्यूशन के लिए बेटा आपको पूछा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो a1/a2 कितना है आपके पास 2/4। कहां से पता लगा, यहां से, ये a1 है ये a2। नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। b1 आपके पास क्या है देखें k, और b2 कितना है -6। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ध्यान से, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको आपने डिवाइड कर दिया, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 आया, 1/2 आपने यहाँ पर लिख दिया। नॉट इक्वल्स टू k/-6, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो 2 × k तो 2k हो जाएगा। नॉट इक्वल एज इट इज लगा रहेगा, जैसे इक्वल को ट्रीट करते हैं ऐसे नॉट इक्वल को ट्रीट करना है। नॉट इक्वल आ गया यहाँ पर, और -6 क्रॉस मल्टीप्लाई को उधर चला गया, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया -6 को, तो कहता है k नॉट इक्वल्स टू -3। बेटा ये नहीं सोचना कि आपका वैल्यू k आया है, k का वैल्यू -3 आया है, k का वैल्यू -3 नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। तो k का वैल्यू -3 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हैं, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे देखो, एक क्वेश्चन मैंने और किया है जिसमें आपको बताया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और जो इक्वेशन का पेयर है वो ये है, देखो kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें हमें नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखिए नीचे, ध्यान दें। फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, और a1/a2 कितना है k/12 इक्वल्स टू b1/b2 कितना है 3/k। मैंने जैसे पहले बता दिया आपको, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्लियर ना हो तो a1 का वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए बोर्ड पे
इधर देखें, a1 आपके पास है k और b1 आपके पास है 3 और c1 आपके पास है k माइनस 3, a2 आपके पास है 12, b2 आपके पास है k और c2 भी आपके पास है k। तो वैल्यूज आप उस तरह से दिखा सकते हैं ताकि आगे लिखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने रखी वैल्यूज k अपॉन 12, 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब एक बार इन दोनों को लेना है आपको, टेकिंग फर्स्ट टू, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ये दोनों लिया हमने। तो इन दोनों को लेने पे k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर इक्वल टू 36 और k इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36। स्क्वायर हट गया तो रूट लग जाएगा, और जब भी रूट से बाहर कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसको प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर भी वही बनेगा जो माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर बनेगा, सेम वैल्यू अगर हो तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया। इसके बाद जो लास्ट के टू हैं उनको हमने लिया 3 अपॉन k नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे नॉट इक्वल का ध्यान रखिएगा आप लोग, नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो k इंटू k स्क्वायर, k इंटू माइनस 3k और इधर नॉट इक्वल्स टू में 3k को इधर ले आते हैं, जैसे इक्वल ट्रीट करते थे बिल्कुल वैसे नॉट इक्वल को ट्रीट करना है आपको। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, तो ये माइनस 6k हो गया मुझसे, k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल्स टू 0 और k कॉमन लिया, आपने जीरोस फाइंड किए हैं इससे पहले चैप्टर में, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर भी, k हमने इसको फैक्टराइज करना है तो k एंड k माइनस 6 ये कॉमन लेने के बाद आ गया, k कॉमन लेने के बाद नॉट इक्वल्स टू 0। एक बार इस k को इक्वल टू 0 रखेंगे, k नॉट इक्वल टू 0 तो k नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 तो k नॉट इक्वल टू 6। अब इन दोनों आंसर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है k 6 नहीं हो सकता, और यहाँ पर बोला जा रहा है k प्लस माइनस 6, तो इसमें से हमें प्लस 6 को हटाना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर होगा इसके लिए दैट विल बी k इक्वल्स टू माइनस 6। जब आपको ये बोला जा रहा है बेटा कि k नॉट इक्वल टू 6 और यहाँ पे बोला जा रहा है k प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे हमें प्लस 6 को हटाना पड़ेगा, तो k नॉट इक्वल टू माइनस 6। इसके साथ एक मैनी सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे भी किया नहीं। मैनी सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस क्वेश्चन को उसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आपके हैं जो बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तो आपको 3.2 में मिल जाएंगे, चेक करना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। लेकिन जब आप मैनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको मैनी सॉल्यूशन, इनके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये 3.5 एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, और एग्जांपल नंबर 15 और 16 में मिलेंगे। एनसीईआरटी में ये 4 क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के हैं, के वाले, ए वाले, इस तरह के, इसमें के और ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा था, वो क्या थी, अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का, तो उसमें उसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ ध्यान दें एक बार, और यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखा था मैंने। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन से क्या लिंक है इसका, जैसे ये पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं आप, ग्राफ बनाना सभी बच्चों को आता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, k की वैल्यू निकल जाए, k की वैल्यू गिवन हो, उसका ग्राफ बनाते हैं, तो उसका इसका ग्राफ, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, या जिन भी इक्वेशंस के पेयर का, जिन भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, उनका ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। और जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ, जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा बेटा, उनका ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनकी दोनों लाइनें, जो ग्राफ की दोनों लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, जब नो सॉल्यूशन होता है। तो ये नो सॉल्यूशन में है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ये नो सॉल्यूशन। और तीसरा है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, y y डैश। और इस कंडीशन में
आपके ग्राफ की दोनों लाइनें एक साथ होती हैं, दो इक्वेशंस जो दी होंगी वो दोनों इक्वेशंस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक साथ मिलेंगी, और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइंस, जो मैनी सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट होंगी। मतलब इनका इनसे क्या रिलेशन है आप देख रहे होंगे। आपको यही क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको ये कह के भी पूछा जा सकता है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका जब ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाना नहीं है, जब ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्राफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, या ये ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस कंडीशन में आपको तब भी आपको इन कंडीशंस का हेल्प लेना है, और इन कंडीशंस की हेल्प लेके आप बताएंगे अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और अगर नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ में जो दोनों लाइंस आएंगी वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी, और अगर ग्राफ में दोनों लाइंस एक साथ आ रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही है, या एक ही लाइन ड्रॉ होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इस सब पूरे को रिव्यू कर लें, और ऐसे क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी में से जरूर डिस्कस करें, जरूर सॉल्व करें, और जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिया। वो क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज 3.5 में सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे, और एग्जांपल नंबर 15 और 16 होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर